हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल? वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब के टाइप्स ही तो पढ़ रहे हैं। तो ये मेन वर्ब के लास्ट वर्ब है। क्या नाम है इसका? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो हम आज क्या लेंगे? सबसे पहले लेंगे फाइनाइट वर्ब को। ज़्यादा टाइम हम किसी और चीज़ में, अभी हम और बातें बाद में करेंगे, पहले हम सीधे फाइनाइट की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनाइट लिख देती हूँ। फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब, अब मैं सीधे जैसे शॉर्टकट मारती हूँ, हुई एफ वी। एफ वी मतलब फाइनाइट वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट। बहुत ही बस 2-3 शब्द याद करने। हैज़ अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। मतलब फाइनाइट वर्ब क्या है? जो किस किस पर डिपेंड होती है? सब्जेक्ट पर डिपेंड होती है और टेंस पर डिपेंड होती है। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें अगर वर्ब जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेंस पर और सब्जेक्ट पर। तो वो वाली वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब। अभी थोड़ा नहीं आया हो समझ में तो एक चीज से आपको और भी समझ आ जाएगा। फाइनाइट का अर्थ क्या है? लिमिटेड या बाउंड, कुछ भी आप इसको लिख सकते हो। लिमिटेड मतलब कोई चीज जब सीमित होती है। बाउंडेड मतलब कुछ बंधी हुई होती है, किसी बाउंड्री में होती है। तो वो वर्ब जो किन्हीं भी कुछ कारणों की वजह से सीमित होती है या वो बंधी हुई होती है, वो क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब आखिर सीमित किस किस चीज में होती है, ये बात आती है कि आखिर इसको बांधा किस में है। तो हम पहले इसको, फिर हम बाकी एग्जाम्पल बाद में समझेंगे। अब हम ये पढ़ते हैं कि आखिर इस पे बाउंड्री बांधी किस किस ने है। तो पहली बाउंड्री बांधी है इस पे टेंस ने, और दूसरी बाउंड्री बांधी है इस पर किसने? पर्सन। सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में क्या आ गया? पर्सन। एक तीसरी और है नंबर। हाँ, वो क्या है, सब सब्जेक्ट में ही आ रहे हैं ना। नंबर। नंबर कौन से नंबर? 1 2 3 नहीं। टेंस। अब टेंस कौन कौन से होते हैं? ये भी 3 है। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, बस टेंस लिख के छोड़ दो, और तीसरा फ्यूचर टेंस। यही है ना। पर्सन भी 3 तरीके के हैं। कौन से? मैं ऐसे लिख दूं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहले में क्या आ गया? आई वी। सेकंड में क्या आ जाता है? यू। थर्ड में क्या आ जाता है? ही शी इट। प्लूरल में दे। ठीक है। अब नंबर में क्या आता है भाई? नंबर में 2 चीज आती हैं। एक क्या आता है? सिंगुलर, और दूसरा आता है प्लूरल। ये तो दोनों ही आपको पता है, नाउन में आते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। कि फर्स्ट पर्सन आई वी। आई क्या है? सिंगुलर है। वी क्या है? प्लूरल में आ जाता है। सेकंड में यू, दोनों ही तरीके से यूज़ कर लेते हैं। और थर्ड में ही शी इट, सिंगुलर में। और दे कब यूज़ होता है? प्लूरल में यूज़ होता है। तो जो फाइनाइट वर्ब है वो क्या होता है?
आप इसको कुछ भी कह सकते हो कि फाइनाइट वर्ब को देख के आप टेंस का पता कर लेते हो। आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि फाइनाइट वर्ब किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, इन सब पे, टेंसेस पे भी डिपेंड करती है, पर्सन पे भी डिपेंड करती है, नंबर पे भी डिपेंड करती है। अगर टेंस बदलेगा तो फाइनाइट वर्ब बदल जाएगी, पर्सन बदलेगा तो फाइनाइट वर्ब बदल जाएगी, और अगर नंबर बदलेगा तो भी फाइनाइट वर्ब बदल जाएगी। ठीक है, बस समझो पूरा जो फाइनाइट वर्ब है ना वो आपका इसी में आ गया। अब तो हम एग्जाम्पल्स ही देखेंगे, समझने का काम तो हमारा ख़त्म हो गया है। क्या है कि फाइनाइट वर्ब क्या है, फिर से एक बार, लिमिटेड है। और वैसे तो पूरी, अगर हम इंग्लिश में देखें तो पूरी इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब भी है। आप कहोगे सीमित, मतलब ये तो असीमित है, पर ये इनकी एक बाउंड्री है, सीमा है जिसमें ये बंधी हुई हैं। अब वो बंधी किस किस चीज़ में है? टेंस में बंधी हुई हैं, पर्सन में बंधी हैं, नंबर में। टेंस कौन कौन से? 3 आ गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पर्सन भी 3 आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और नंबर आ गए 2, सिंगुलर और प्लूरल। अब ये कैसे कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी हम ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप उतार लेना, समझ लेना, याद कर लेना। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एग्जाम्पल्स से ना आपको और भी समझ में आ जाएगा एकदम से। पहला मैंने लिखा है मदर कुक्स फूड। मदर कुक्स फूड, मदर क्या बनाती है? खाना बनाती है। चलो अभी मैं एक दूसरा और लिख देती हूँ, फिर बात करती हूँ। मदर कुक्ड फूड। आपको इसमें फर्क दिख रहा है? साफ दिख रहा होगा। मदर, देखिए अभी टेंस तो हम बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि टेंस पढ़ने से पहले हमें वर्ब समझना बहुत ज़रूरी है, वर्ब की फॉर्म समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या है, पूरा फॉर्म पे ही डिपेंड है, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर होगी, तो उसके बेस पे हम थोड़ा टेंस को बता रहे हैं। मदर, माँ खाना बनाती है, माँ ने खाना बनाया, मतलब वो बना के रख चुकी है। कुक्ड क्या है? पास्ट टेंस, कुक्स। इससे पता चल रहा है ना ये कि ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का। और ये सेंटेंस किसका है? पास्ट का। ये दोनों में ही बदल गई, इसलिए ये अगर टेंस के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब बदल रही है तो वर्ब कौन सी कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, चलो एक और हम देख लेते हैं। क्या? ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, क्या है? ही इज अ डॉक्टर। अब इसको हम पास्ट टेंस में कर देते हैं। वैसे ये सेंटेंस पर्सन के लिए ज़्यादा सही रहेगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा बदल ही देती हूँ, क्योंकि ये मैं लिख देती हूँ अमित इज हैप्पी। अब दूसरा लिख देती हूँ अमित वॉज हैप्पी। अमित खुश है, अमित खुश था। ये कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। और ये कौन सा है? पास्ट टेंस। प्रेजेंट में वर्ब क्या हो गई? इज। पास्ट में वर्ब क्या हो गई? वॉज। यानी ये टेंस के अकॉर्डिंग बदल गई। तो ये वाली वर्ब कौन सी है? फाइनाइट वर्ब। ये दोनों ही, ये चारों ही एग्जाम्पल्स किसके थे? टेंस के बदलने के। अब हम पर्सन के बदलने के भी ले लेते हैं। हमने क्या क्या लिखा है, किस किस पे डिपेंड कर रही है? पहला तो आ गया टेंस। अब पर्सन के अकॉर्डिंग भी कैसे सेंटेंस बदलता है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ये मैं कह रही थी ना, क्योंकि ये मुझे इसके लिए ज़्यादा बेटर लग रहा है। ही इज़ अ
डॉक्टर। अब हम किसके हिसाब से बदल रहे हैं यहाँ पे हम पर्सन के हिसाब से बदल रहे हैं। अब यू आर अ डॉक्टर। ही कौन सा पर्सन है यहाँ पर? थर्ड लिख दूँ? ऐसे ही लिख देती हूँ। ऐसे ही क्या लिखूँ रोमन नंबर में? थर्ड पर्सन है। और यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है, पता ही है। अब ही के साथ वर्ब क्या आई है? इज। और यू के साथ क्या आई है? वर्ब आर। यानी ये पर्सन के अनुसार हमारी वर्ब क्या हो चुकी है? यहाँ पे बदल गई है। तो जब सेकंड हमारा रूल क्या था कि जब पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है तो वो वाली वर्ब कौन सी कहलाती है? फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि शी लाइक्स। मालूम है ना, अगर सिंगुलर नंबर होता तो यहाँ पर एस और एस आ जाता है। शी लाइक्स आइसक्रीम। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ दे के साथ क्या आएगा? दे लाइक आइसक्रीम। अब शी क्या है इसमें? कौन सा पर्सन है? फटाफट बताइए आप लोग। थर्ड। और यहाँ पर अच्छा चलो मैं इसको यहाँ पे बदल देती हूँ। दे की जगह मैं यहाँ पे कर देती हूँ आई लाइक आइसक्रीम। बताइए आई कौन सा पर्सन है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन। तो आई के साथ क्या आ गया? लाइक। और शी के साथ क्या आ गया? लाइक्स। तो इसमें भी क्या हो रहा है? ये पर्सन के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब बदल रही है। तो ऐसी वाली वर्ब क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब। ये किसके हिसाब से बदली? पर्सन। सारा किससे बदला है? ये पर्सन के अकॉर्डिंग। अब तीसरा क्या था हमारा? नंबर। अब हम नंबर्स के हिसाब से बदलते हैं। नंबर्स मतलब कौन नंबर सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, उसके हिसाब से हम बदल देते हैं। मान लो हमने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल किया, ही प्लेज फुटबॉल। छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे, ज़्यादा बड़े बनाने से मैं बच रही हूँ। वो क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पर दे प्ले फुटबॉल। अब मैं आपको इसमें दिखाना क्या चाह रही थी कि ये देखिए, अगर हम टेंस का हिसाब देखते हैं तो ये भी प्रेजेंट टेंस है और ये भी प्रेजेंट टेंस है ना। और अगर हम पर्सन का हिसाब देखते हैं तो ये भी थर्ड पर्सन में है और ये भी थर्ड पर्सन में है, लेकिन ये फिर भी वर्ब बदल गई है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नंबर बदल गया है। ये सिंगुलर नंबर है और ये क्या है? प्लूरल नंबर है। और इसमें वर्ब सिंगुलर के हिसाब से आ रही है, इसमें नंबर के प्लूरल के हिसाब से आ रही है। यानी ये बदल रही है। इसका मतलब ये भी क्या है? फाइनाइट वर्ब। एक और एग्जांपल, एन एप्पल इज डिलीशियस। ठीक है। अब एप्पल्स, आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ अब आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे क्या है? एक एप्पल। ये कौन सा नंबर हो गया? सिंगुलर। और ये पे क्या है? एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स। नंबर बदल गया ना, इसमें एक है, इसमें अनेक है, तो इसकी वर्ब भी तो बदल गई। इसमें इज है तो इसमें आर है, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग बदल गई? नंबर्स के अकॉर्डिंग वर्ब बदल गई। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि फाइनाइट वर्ब किस किस पे डिपेंड कर गई है। फाइनाइट वर्ब ने जब हमने टेंसेस देखे, प्रेजेंट टेंस देखा, पास्ट टेंस देखा, और फ्यूचर में भी सब में क्या होती है? वो बदल जाती है। ऐसे ही वो पर्सन के अकॉर्डिंग भी बदल जाती है।
और नंबर्स के हिसाब से भी वो बदल जाती है। चलिए और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मैं और लिखती हूँ और आप लोग बताने की कोशिश करना कि इसमें क्या बदला, नहीं क्यों बदला, बताना आप लोग। कुछ एग्जांपल मानो मैंने लिख दिया ही पेंटेड द हाउस। अब आपको बताना है कि इसमें आखिर क्यों। फिर से देखिए ही आ गया, ही पेंट्स द हाउस। चलो, यू पेंट द हाउस। एक ही बात लिख रही हूं ना मैं, बार बार पेंट ही हो रहा है ना घर में, लेकिन क्या हो रहा है, वर्ब हमारी हर बार बदली है। क्यों? क्योंकि वर्ब किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे सब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड कर रही है? सब्जेक्ट पर यहाँ पर। और सब्जेक्ट पे भी डिपेंड कर रही है, टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। जैसे यहाँ पे क्या था, ही पेंटेड द हाउस, उसने घर को पेंट किया, यानी ये किस में है? पास्ट टेंस। और यहाँ पर क्या है, ही पेंट्स द हाउस, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। और यू पेंट द हाउस, ये भी क्या है? प्रेजेंट। पास्ट टेंस में वर्ब हो गई पेंटेड, प्रेजेंट में क्या हो गई, यहाँ पर ही कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। और यू क्या है? प्लूरल नंबर है। इसके अलावा ही क्या है? थर्ड पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब बदल गई है। तो ये वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी? पूरी की पूरी सब फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये टेंस और पर्सन और नंबर इसके हिसाब से ये बदल रही है। और एग्जाम्पल देखें, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अगर आप देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी मुश्किल आएगी। चलो इसमें मैं आपकी बार 2 लेती हूँ। चलो मैं इसको देखती हूँ, आपको इसमें क्या समझ में आएगा। चलो आई वॉन्ट गो होम ही लिख देती हूँ, कुछ और स्कूल सोच रहे थे, इस होम ही लिख देते हैं। अब यूं नहीं लिखती हूँ, उसको बदलती हूँ मैं। क्या लिख दो उसमें? शी लिख देती हूँ। शी अब मैंने यहाँ पर क्या लिखी है, देखिए आपको 2 वर्ब दिख रही हैं। एक तो ये वांट भी है और यहाँ पर ये गो, 2 है। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आई के साथ वांट आया, शी के साथ वांट्स आया। क्यों? क्योंकि ये कौन सा पर्सन है? अगर ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, ये तो खैर दोनों ही सिंगुलर हैं, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ज़्यादातर वांट यूज़ करते हैं। और शी के साथ हमेशा उसको सिंगुलर के हिसाब से इसमें वांट्स। ये मतलब ग्रामर का नियम है कि आई के साथ हमेशा ही एस या ई एस नहीं ही लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब जो है बदल गई। तो ये वर्ब कौन सी कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब। 2 वर्ब है, लेकिन फाइनाइट वर्ब कौन सी है? जो पर्सन के अकॉर्डिंग बदल रही है, पर्सन के अकॉर्डिंग बदली है। ये क्या है? टेंस के अकॉर्डिंग बदल गई। इसमें क्या था, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और ये आ गया पास्ट का, और इसमें भी वर्ब बदल गई है। तो ये वाली वर्ब, जो वर्ब टेंस के, पर्सन के
नंबर के अकॉर्डिंग बदलती है, वो वाली वर्ब क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब। अभी हम दूसरी वर्ब जो गो दिया हुआ है उसके बारे में भी हम फिर से चर्चा करेंगे, पर फिलहाल ये बात आपको आ गई होगी समझ में। मैं ये तो अब तक तो मैं 3-4 सेंटेंस लिख रही थी, अब आप मुझे बताइएगा कि ये फाइनाइट वर्ब है या नहीं। The thief escaped again. राहुल इज, इसको अलग अलग लिखूं आपको, क्राइंग विद जॉय। देखिए मैंने ये जॉय 2 सेंटेंस लिखे हैं जो आपको बताने हैं कि इसमें कौन सी वर्ब है और क्यों है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, फिर तो मैं बता दूंगी कि इसमें क्या है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब मेरे को कोई समझ, मेरे को लगता है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखा, समझा, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। द थीफ एस्केप्ड अगेन। थीफ जो है, चोर, क्या है, वो फिर से भाग गया। ठीक है। अब एस्केप्ड से क्या पता चल रहा है? ये क्या है? पास्ट टेंस पता चल रहा है ना। यानी अगर किसी वर्ब से टेंस का होने का पता चल रहा है तो वो वाली वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब। राहुल इज क्राइंग विद जॉय। राहुल चिल्लाने लग गया, कैसे? खुशी से। भाई उसको कोई ऐसी खुशी मिल गई जिसके मारे उसको खुशी की वजह से उसकी वो चिल्लाने लग गया। तो इसमें भी राहुल चिल्ला रहा है खुशी से। आपको पता चल रहा है कि चिल्ला रहा है, यानी किससे पता चल रहा है? इससे ना। क्या? कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इज क्या है इसमें? फाइनाइट वर्ब। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सेंटेंस से फाइनाइट वर्ब का समझ में आ गया, क्योंकि इससे हम टेंस वगैरह सबके बारे में किससे पता कर पा रहे हैं? एकदम वर्ब को देखते ही हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस जो है किस तरीके का है। तो ऐसा जब हम वर्ब को देख के ये बात पता कर लें कि वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, या फ्यूचर टेंस में है, या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या सिंगुलर है, या प्लूरल है, कुछ भी, जिसकी डेफिनेशन से पता चला था कि हैज़ अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंसेज, तो वो सारी वर्ब क्या कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अब हम अगला देखते हैं, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब, इसमें क्या होता है? ये डज नॉट, बस सिंपल मैं उसको डज नॉट, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी चीज का पता नहीं चलता है, कुछ भी ये शो नहीं करता है। डज नॉट शो क्या? सेंटेंस। डज नॉट शो सेंटेंस नहीं, सॉरी, टेंस। डज नॉट शो टेंस। इससे हमें किसी भी टेंस का होने का पता नहीं चलता है। चलो हम इसको फिर से वैसे ही देखते हैं अर्थ के हिसाब से। नॉन फाइनाइट का इसका क्या आ जाएगा? हमने उसमें क्या पढ़ा था? लिमिटेड। ये क्या है? नॉन लिमिटेड। और इसी तरीके से नो बाउंड, मतलब क्या? किसी भी चीज से, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो पर्सन हो, और चाहे वो कुछ भी चीज हो, कुछ भी चीज हो, बाय एनीथिंग। ये ना तो इसकी कोई लिमिटेशन, ना तो टेंस के लिए, ना पर्सन के लिए, ना नंबर के लिए, किसी भी चीज के लिए ये बाउंड नहीं है। इसकी कोई भी सीमा नहीं है। इस वर्ब को देख के हमें टेंस का पता नहीं चलता है कि वो कौन से टेंस में है। इस
वर्ब को देख के हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन सा पर्सन है, हमें इससे पता नहीं चलता है कि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब एक एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिखा था और आपने इसको देखा भी था, लेकिन अब हम उसको समझेंगे। जैसे क्या लिखा था मैंने, आई, हाँ देखिए वही सेंटेंस में दोबारा लिख रही हूँ, आई वॉन्ट टू गो होम ही लिख देती हूँ, आई वॉन्ट टू गो होम। शी wants to go home. They want to go, wanted ही कर देती हूँ, क्यों दोबारा, ठीक है। They wanted go home, चलो। You want to go home। आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि बराबर कुछ ना कुछ मैं लिख, इसमें मतलब चेंज हो रहा है। फ्यूचर का भी लिख दिया है। मैं यहाँ पे और भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने शी लिखा है, मैं ही भी लिख सकती हूँ, ही want to go home। ऐसे मैं कितना भी लिखती जाऊंगी। मेन बात अब क्या है, आप ये देखिए, कहाँ गया ये, want पे मैंने पूरा किया है। want जो है क्या हो रहा है, देखिए सेंटेंस के हिसाब से, कहीं प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस है, उसके हिसाब से बदल रहा है, पर्सन के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो ये पूरी वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसको देखकर ही तो हम पता लगा पा रहे हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस में चल रहा है, किस सब्जेक्ट के साथ चल रहा है। लेकिन एक वर्ब इसमें और भी है, वो क्या है, गो है, ये गो तो ज़्यादा ही डिज़ाइन हो गई, मैं वैसे एक लाइन में लेना चाह रही थी। अब ये गो है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे इसके साथ आई लगा लो, चाहे शी लगा लो, चाहे दे लगा लो, चाहे यू लगा लो, चाहे आई लगा लो, चाहे ही लगा लो, और चाहे प्रेजेंट में कर लो, चाहे पास्ट में कर लो, ये हर बार क्या रहा है, गो का गो ही रहा है। इसका मतलब ये वाली वर्ब जिस पे किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये बात आपको भी इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस पे किसी भी चीज़ का मतलब गो से हमें किसी भी टेंस का पता नहीं चल रहा है। तो ये वाली वर्ब कौन सी हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। और देखते हैं, आई ईट बॉइल्ड एग, एग्स कर देते हैं, क्या है, बॉइल्ड मतलब उबला हुआ खाना, उबला हुआ अंडा, ठीक है। आई ईट, मैं उबले हुए अंडे खाता हूँ। चलो अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ शी लिख देती हूँ, हाँ, शी ईट्स। देखिए काफ़ी कुछ वैसा ही मिलता हुआ है, अब आपको अब दोबारा से यही बात कर रहे हो, इसलिए इस एग्जाम्पल में समझ में आ जा रहा है। शी ईट्स बॉइल्ड एग्स, वो क्या खाती है, उबले हुए अंडे खाती है। यू कर देती हूँ, यू ईट बॉइल्ड एग्स, तुम उबले हुए अंडे खाते हो। आई एट बॉइल्ड, एल ई छूट गया, बॉइल्ड एग्स, पास्ट टेंस आ गया। इसमें क्या है, फिर वही बात, इसमें
ये बदल रहा है ना, किसके हिसाब से? टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से। तो ये वाली वर्ब कौन सी हो गई? फाइनाइट वर्ब। लेकिन बॉइल्ड 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 बॉइल्ड, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी टेंस हो, कोई भी पर्सन हो, तो ये वाली वर्ब क्या कहलाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये जो नॉन फाइनाइट, मतलब इसको तो आप हाईलाइट कर लो कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ। कभी भी क्या नहीं होती है? मेन वर्ब। क्योंकि इससे कुछ टेंस का पता नहीं चलता है। मेन वर्ब इसमें क्या है? ईट। मेन वर्ब नहीं हो सकती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप जरूर नोट कीजिएगा कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कभी भी क्या नहीं होगी? मेन वर्ब नहीं होगी। ठीक है। इसको जो नॉन फाइनाइट वर्ब को, क्योंकि ये कई तरीके से काम करती है, इसलिए हम इसको डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इसको भी पूरा लिखूं, नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे लिख देती हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब को क्या कहते हैं? डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एक जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, किसके जैसे काम करती है? ये नाउन के जैसे भी काम करती है। इसके अलावा ये एडजेक्टिव के जैसे भी काम करती है, और कभी कभी ये एडवर्ब के जैसे भी काम करती है। मैं आपको बस थोड़ा सा, नाउन आपको पता ही है, संज्ञा। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। और एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या अंतर है, मैं अभी एक लाइन में समझाती हूँ कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की विशेषता बताता है। अभी यही है। बाकी जब हम एडवर्ब और एडजेक्टिव से पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में तो फिर और भी पढ़ेंगे इसमें। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि नॉन फाइनाइट वर्ब को डबल पार्ट ऑफ द स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कई तरीके से काम कर लेता है। ये नाउन की तरह से भी काम कर लेता है, एडजेक्टिव की तरह से भी काम कर लेता है, और एडवर्ब की तरह से। नाउन में भी ये दो तरीके से काम कर लेता है। सब्जेक्टिव तरीके से भी आपने पढ़ा है ना, ये जब नाउन पढ़ा था कि नाउन दो तरीके के, सब्जेक्टिव की तरह से भी काम कर लेता है और ऑब्जेक्टिव की तरह से भी काम ये कर लेता है। तो ये वाली बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी कैसे कैसे करेगा, मैं इसके अलग अलग एग्जाम्पल लिखकर दोबारा से बताती हूँ। जैसे मैं पहले एक सेंटेंस लिख देती हूँ कि आई वॉक डेली। ठीक है, चलो और लिख देती हूँ पहले। हाँ, वॉक से जुड़ी हुई बात है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। EXERCISE। टू वॉक is a good exercise। इस लाइन का क्या है? आई वॉक डेली। मैं नियमित मतलब रोजाना टहलता हूं। यही तो है ना इसका अर्थ, टहलता हूं। क्या इसमें आपको टेंस का पता चल रहा है? इसमें आपको टेंस का पता चल रहा है कि ये किसका टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है, यानी ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अब हम इन दो की बात करते हैं कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। चलना क्या है? टहलना अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छी कसरत है। इसका भी यही है,
टहलना अच्छी एक्सरसाइज है। इससे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, ना पर्सन का पता चल रहा, ना नंबर का पता चल रहा, ना टेंस का पता चल रहा। तो ये क्या हो गई है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये यहाँ पे काम कैसे कर रही है? सब्जेक्ट के जैसे काम कर रही है ना, सब्जेक्ट के जैसे। नाउन है, कैसा है ये नाउन है, और किसके जैसे काम कर रहा है? सब्जेक्ट के जैसे। ये बात और ध्यान रखिए कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये किस तरीके से काम कर रही है? एक नाउन के जैसे काम कर रही है, और नाउन भी कैसा है? इसमें सब्जेक्टिव नाउन है। तो ये आपको अच्छे से आ गया समझ में। अब मैं थोड़ा सा दूसरा लेती हूँ, ऑब्जेक्टिव के जैसे ये कैसे करेगा काम। जैसे कुछ फिर से एग्जांपल, आई लाइक स्विमिंग। ठीक है, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, और भी, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब देखो, आप लोगों को जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग क्या होती है? वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर ये स्विमिंग वर्ब के जैसे काम नहीं कर रही है। किसके जैसे काम कर रही है? एक तरीके से नाउन के जैसे काम कर रही है, और वो भी कैसा नाउन? ऑब्जेक्टिव नाउन। और इससे भी आपको सेंटेंस का पता नहीं चल रहा ना कि ये कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, और ना ही कोई पर्सन पे डिपेंड करता है। बस ये है कि मुझे तैरना पसंद है। तो ये क्या हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब। और आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तो हाँ, तो इसमें भी ये क्या है? प्लेइंग क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। और इसमें भी ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। बल्कि पता है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और चेंज कर दूँ, चलो मैं कर देती हूँ ही, तो अभी ये क्या आ जाएगा? लाइक्स आ जाएगा। अब ये बताइए, इसमें ये वाली वर्ब कौन सी है? आप पढ़ चुके हो ना, ये वाली वर्ब हो जाएगी फाइनाइट वर्ब। वही जो इसने उसके हिसाब से जो बदल गई वो क्या है? फाइनाइट वर्ब। और जो टेंस और किसी के हिसाब से नहीं बदली वो क्या हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब। जिससे हमें टेंस का पता नहीं चल रहा है वो क्या हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब। जिससे हमें टेंस का पता चल रहा है वो हो गई, टेंस का पता नहीं चल रहा है वो हो गई नॉन फाइनाइट। जिससे पता चल रहा है वो फाइनाइट। यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट है कौन सी? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी दोनों तरीके से आपको मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं। एक तो नाउन सब्जेक्टिव भी और नाउन ऑब्जेक्टिव भी। अब मैं लिख देती हूँ इसमें एडजेक्टिव के जैसे, कि एडजेक्टिव के जैसे एक पहले भी एग्जांपल था, वो ही लिख देती हूँ। आई ईट बॉइल्ड एग्स। क्या है ये? मैं खाता हूँ अंडे। कैसे अंडे खाता हूँ भाई? उबले हुए। उबले हुए किसकी विशेषता बता रहा है? एग की। तो इसका मतलब ये जो है क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब तो है ही, पर किसके जैसे काम कर रहा है? यहाँ पर एडजेक्टिव के जैसे ये काम कर रहा है। माई ब्रदर gave me a cake to eat। मेरे भाई ने दिया मुझे एक केक, कैसा? खाने के लिए दिया। तो इसमें ये जो ईट है, मतलब वो केक ना तो रखने के लिए दिया है ना सजाने के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? खाने के लिए। तो इसने किसकी विशेषता बता दी है? केक की। तो ये वाले भी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है किसके जैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। क्योंकि केक क्या है? केक नाउन है, और उसने इसकी किसकी विशेषता बता दी है?
नाउन की, और तो इसलिए इसने कैसे काम किया है, एडजेक्टिव के जैसे काम किया है। एक और एग्जांपल, ही जंप्ड फ्रॉम रनिंग ट्रेन। भाई वो कूद गया, ही जंप्ड कूद गया फ्रॉम रनिंग ट्रेन, कैसे, दौड़ती हुई ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से। तो ये रनिंग किसकी विशेषता बता रहा है, ट्रेन की। तो ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और किसके जैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, एक और लिख दूं क्या एग्जांपल। चलो अब मैं एडवर्ब के जैसे इसको कर बताती हूँ। मिस्टर वर्मा केम टू टीच मी इंग्लिश। मिस्टर वर्मा आए पढ़ाने के लिए मुझे अंग्रेजी, इंग्लिश पढ़ाने के लिए आए। तो अब इसमें टू टीच क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब की तरह से काम कर रही है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वो आए, उनके आने की विशेषता क्या थी कि वो ऐसे ही नहीं आए थे, वो उसको पढ़ाने के लिए आए थे। आई, सेम ऐसे ही, आई केम टू प्ले विद यू, मैं आया हूँ खेलने के लिए तुम्हारे साथ। तो इसमें इसने कैसे काम किया है, भाई आने की विशेषता क्या है कि वो आया है, केवल आया ही नहीं है, आके उसको खेलना है तुम्हारे साथ में। तो क्या है, ये कोई भी टेंस तो बता नहीं रहा है, इसके लिए अब ये जो है किसी भी टेंस के साथ में चेंज नहीं होगा। तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब है, और किसके जैसे काम कर रहा है, ये एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है। इसी तरीके से आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, किसके लिए जाता हूँ, टू स्टडी, मैं जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो ये भी क्या है, एडवर्ब। भाई उसके जाने की बात बता रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कि किस तरह से काम कर रहा है, एडवर्ब के जैसे ये काम कर रहा है, जिससे कि उसके जाने की विशेषता पता चल रही है कि वो पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। पेन थोड़ा अब हल्का चल रहा है, वैसे तो हमारी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है आज का। तो अब आपने देख लिया कि नॉन फाइनाइट वर्ब, एक तो नॉन फाइनाइट वर्ब की विशेषता क्या थी, ये मेन वर्ब कभी भी नहीं हो सकती, और ये नाउन के जैसे भी काम करती है, और ये उसके क्या कहते हैं, एडजेक्टिव की तरह से भी काम करती है, और ये एडवर्ब के जैसे भी काम करती है। तो इस तरीके से आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पता चल गया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरीके की है। वर्ब पहली है जरन, दूसरी है इन्फिनेटिव, और तीसरी है पार्टिसिपल्स। एक, दो एंड 3। वैसे तो ना पूरी ग्रामर में जितनी भी वर्ब हैं वो फाइनाइट ही हैं, बस इन तीनों को छोड़कर। तो इन तीनों के बारे में हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिससे कि थोड़ा सा ना स्लो सही है कि आज तो आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को अच्छी तरीके से पढ़ लो, एक बार में समझ में नहीं आता है आपको, ये वीडियो 1-2 बार और देखोगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग इसको बार बार देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वाली बात थोड़ी क्लियर हो जाएगी ना, तो अगले वीडियो में जब मैं ये पढ़ाऊँगी जेरंड, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो बस आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इससे अच्छा उन्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा कि उनको यहाँ पर ही आसान शब्दों में ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको आगे टेंसेस समझने में। तो तब तक आप लोग अपने अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए और वापस से इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। बाय बाय।